आगे बढ़ो और आपको बताएं कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई है। मुल्जिमान को अपील का हक मिलेगा या नहीं, अटॉर्नी जनरल ने 1 माह की मजीद मोहलत मांग ली है। क्या बुनियादी हकूक को सिर्फ कानून साजी से ख़त्म किया जा सकता है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से ये इस्तफसार किया गया। अटॉर्नी जनरल साहब इस बारे में सोचें, अदलिया की आज़ादी इंसाफ की बुनियाद है। मजीद इस समाअत का अहवाल जानेंगे आमिर सईद अब्बासी से। आमिर, समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज इस अहम मुकदमे की समाअत हुई और इस तमाम तर समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब इस मुकदमे में जब अटॉर्नी जनरल की तरफ से यह बयान दे दिया गया, वो तमाम एतराज़ात जो दरख्वास्त गुजारों ने उठाए और ये कहा कि बुनियादी हुकूक सल्ब हो रहे हैं, उनका मरहलावार जवाब दिया अटॉर्नी जनरल ने और बताया कि बुनियादी इंसानी हुकूक सल्ब नहीं हो रहे फौजी अदालतों में ट्रायल के दौरान। और ये बताया गया कि फ़िलहाल ट्रायल शुरू नहीं हुआ। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि तमाम मुल्ज़िमान को उनका वकील करने की भी इजाज़त दी जाएगी, उनके अहल खाना से भी मुलाकात की इजाज़त दी जाएगी। इसके साथ साथ जो फेयर ट्रायल के तमाम बुनियादी उसूल हैं उनको मद्देनज़र रखा जाएगा। इसके साथ साथ ये भी कहा गया, जो एक अहम सवाल अदालत ने उठाया था कि अपील का हक होगा या नहीं, इस मामले के ऊपर भी अटॉर्नी जनरल की तरफ से कहा गया कि इसके ऊपर बहुत गौर से और बहुत एहतियात से बात करने की ज़रूरत है और हम इसके ऊपर गौर व फिक्र कर रहे हैं और देखा जाएगा कि इसको कैसे कानून साजी के ज़रिए अपील का हक दिया जा सकता है। इसके लिए वक्त दरकार होगा। इन तमाम बयानात की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ आइनी दरखास्तों पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी है। इस मौके के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इत्मीनान का इजहार किया गया जब अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये तमाम चीज़ें बताई गई, जिसमें यह बताया गया कि जो तमाम मुल्ज़िमान हैं उन्हें एक यूनिट्स में प्रॉपरली ना तो किसी हार्डन क्रिमिनल्स की तरह रखा गया है, बहुत अच्छे तरीके से उनके तमाम जो बुनियादी हुकूक हैं वो उन्हें फ़राहम किए जा रहे हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ मुलाकात करवाई जा रही है। इसके साथ साथ जो पूरा मरहला है फौजी अदालतों में ट्रायल का, वो भी बताया गया कि वो फेयर ट्रायल को कैसे यकीनी बनाया जाएगा, तमाम सफाई का मौका दिया जाएगा मुल्ज़िमान को। इसके साथ साथ तमाम शवाहिद उनके सामने रखे जाएंगे। इसके अलावा वकील, जो प्राइवेट वकील है, वो करने का मौका दिया जाएगा और जो ट्रायल होगा वो ओपन होगा। जो फैमिली मेम्बर्स होंगे मुल्ज़िमान के और साथ साथ उनकी जो कानूनी टीम होगी वो भी इस तमाम प्रोसीडिंग्स को विटनेस कर सकेगी। इन तमाम बयानात की रोशनी में अटॉर्नी जनरल की तरफ से जो अदालत को बताए गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन आइनी दरख्वास्तों पर समाअत मुलतवी कर दी और चीफ जस्टिस की तरफ से बताया गया कि अब नई तारीख का ऐलान मुशावरत के बाद किया जाएगा। लिहाजा आज इस अहम मुकदमा जो सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल किया जा रहा था, इस मुकदमे की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई है। अटॉर्नी जनरल की तरफ से तफसीली दलाइल दिए गए, 2 घंटे से ज़ायद वक्त लिया अटॉर्नी जनरल ने और उन्होंने तमाम जो आइनी सवालात उठाए गए थे इन दरख्वास्तों में, जिसमें ये कहा गया था कि इसमें फौजी अदालतों में ट्रायल से शहरियों के जो बुनियादी हुकूक हैं वो सल्ब कर लिए जाएंगे। तहम अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये बताया गया कि तमाम जो बुनियादी हुकूक हैं उनको मद्देनजर रखा जाएगा। बुनियादी हुकूक को मद्देनजर रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया, आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोकने का हुक्म वापस ले लिया है। चेयरमैन पीटीआई के पंजाब के केसेस यकजा करने और कार्रवाई रोकने की दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने दरखास्त की मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। जस्टिस आलिया नीलम ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर समाअत की तो लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोकने का हुक्म वापस ले लिया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि कौमी असम्बली 12 से 15 रोज में तहलील हो जाएगी। नए इलेक्शन में 3 माह लगेंगे और नई हुकूमत आएगी। दुआ है कि एक मुस्तहकम हुकूमत आए जिसमें मसाइल न हो। नई हुकूमत में कौमी मसाइल पर इत्तेहाद होना चाहिए। वो इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। IMF मुआहदे पर अमल दरामद, हुकूमत आवाम को बिजली का दूसरा झटका लगाने को तैयार। बिजली के नर्ख में मजीद 3 रुपये फी यूनिट इजाफा किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक बिजली की औसत कीमत 29 रुपये 78 पैसे से बढ़कर 33 रुपये फी यूनिट तक हो जाएगी। ज़राए के मुताबिक बिजली की औसत कीमत 30 रुपये से बढ़कर 33 रुपये फी यूनिट हो जाएगी। मजीद तफसीलात जानेंगे ज़ीशान यूसुफ जई से। ज़ीशान, आगाह कीजिएगा।
देखिए मारिया, बिजली का जो सिस्टम है वो इंतहाई नाकिस है। एक जानिब तो लॉसेस हो रही है, लोड शेडिंग हो रही है मुल्क भर में, लेकिन दूसरी जानिब बिजली की कीमतों में इजाफा करना पड़ रहा है। इसमें एक जो अहम फैक्टर है वो ये है कि एक तो हम कैपेसिटी पेमेंट्स बहुत ज़्यादा अदा कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है। अब ज़राए ने दावा किया है कि IMF को ये यकीन दहानी कराई गई है कि 3 रुपये जो है जो बेस्ट टैरिफ है उसमें मज़ीद इजाफा किया जाएगा। चंद रोज़ पहले ही 4 रुपये 96 पैसे इजाफा किया गया था, और अगर ये इजाफा होता है तो जो बेस्ट टैरिफ है वो तकरीबन 33 रुपये फ़ी यूनिट तक हो जाएगा। और एक जो आम सारिफ है जो 300 यूनिट से लेकर 200-300 यूनिट या 500 यूनिट तक इस्तेमाल करता है, 600 यूनिट, तो उनकी जो उनको जो फ़ी यूनिट पड़ेगा वो तकरीबन 53 रुपये तक पड़ेगा। और ये यकीन दहानी कराई गई है IMF को कि बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाएगा। ज़राए ने ये भी बताया है कि हुकूमत ने रवां माली साल में 3,495 अरब रुपये की रेवेन्यू की ज़रूरत है, जो इसी सूरत में इकट्ठा किया जाएगा और जो है बिजली की कीमतों में बेस्ट टैरिफ में इजाफा किया जाएगा। इसके साथ साथ एक और जो अहम फैक्टर है वो ये है कि जो फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट है जो हर महीने की मुख्तलिफ होती है, कभी 2 रुपये आती है, 2 रुपये कुछ पैसे, 3 रुपये, 1 रुपये, उसमें इजाफा किया जाता है। तो मजमूई तौर पर ये जो आने वाले दिन है ये बिजली सारिफिन के लिए इंतहा गिरा गुजरेंगे। दूसरी जानिब लोड शेडिंग के लिए इंतहा गिरा गुजरेंगे आने वाले दिन। बहुत शुक्रिया ज़ीशान हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपया 36 पैसे इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 286 रुपये 50 पैसे की सतह पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक मार्केट में 473 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। मार्केट 45,872 पॉइंट्स पर आज देखी गई है। यह बहुत बड़ी खबर है स्टॉक मार्केट के हवाले से। स्टॉक मार्केट में 473 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। ख्वाजा आसाद रफीक इस वक्त कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे हैं, आपको ले चलते हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट जिसे आउटसोर्स करना चाहती है गवर्नमेंट और उस रास्ते पे हम चल रहे हैं, उसके नतीजे में कोई मुलाजम बेरोजगार नहीं होगा। सबको जॉब सिक्योरिटी इसी तरह हासिल रहेगी। उस रास्ते पे हम चल रहे हैं, उसके नतीजे में कोई मुलाजम बेरोजगार नहीं होगा। सबको जॉब सिक्योरिटी इसी तरह हासिल रहेगी और उनको सैलरीज और जो भी मराहत हासिल है कानून के मुताबिक वो मिलती रहेंगी। लेकिन पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स को अब GTS का अड्डा बनाने से हमें गुरेज करना पड़ेगा और जो कुछ दुनिया कर रही है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए अगर कोई दबाव डालेगा, कोई प्रेशराइज करेगा, तो रियासत को वो प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि हम सिंक कर रहे हैं, हमारे अदारे सिंक कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है डर्टी पॉलिटिक्स, हर वक्त की सियासतबाजी, अपने लोगों को लोड करना, जहां 10 लोगों की जरूरत है वहां 50 लोगों को भर दिया हुआ है। और एक दर्दनाक दास्तान है इस मुल्क को बर्बाद करने की, जिसमें खैर से मार्शल लॉ की हुकूमतें भी शामिल रही हैं और सियासी हुकूमतों ने भी कम नहीं किया। मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता, वक्त नहीं है। इस्लामाबाद का एयरपोर्ट इंशाल्लाह 15 साल के लिए आउटसोर्स होगा। इसका जो एरिया है रनवे का और जो इसका नेविगेशनल सर्विसेज और रनवे ऑपरेशंस है, ये आउटसोर्स नहीं होंगे, ये सिविल एविएशन अथॉरिटी करती रहेगी और बाकी जो एरिया है उसको हम आउटसोर्स करेंगे। IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो वर्ल्ड बैंक की ऑफशूट है, वो हमारी कंसल्टेंट है। 12-13 कंपनीज जो हैं उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया है। कंपेटिटिव बिडिंग होगी, पेपरा लॉ को पूरी तरह फॉलो किया जा रहा है और PPP अथॉरिटी यानी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप अथॉरिटी जो है उसके रूल और रेगुलेशन के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पहला पाकिस्तान का एयरपोर्ट होगा जो आउटसोर्स होगा और वहाँ पे जो बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उसके बाद फिर लाहौर और कराची की बारी आएगी। तो ये वो काम है जो पूरी दुनिया कर चुकी है। हमने फैसला करना है कि हमने स्टोन एज में रहना है या आगे जाना है। जो लोग, मैं यहाँ के मेंबरान की बात नहीं कर रहा, बाज लोग ये चाहते हैं कि उनके खांचे चलते रहे, वो नहीं चलने। अगर बाज लोगों के खांचे चलते रहे फिर मुल्क नहीं चलना। जनाब स्पीकर, ये वक्त आ चुका है कि तलख और सच्चे और दुरुस्त फैसले किए जाएं। इसी तरह PIA है, 1 मिनट में मैंने पूरा जोर लगाया, मैं प्रो प्राइवेटाइजेशन नहीं हूं, ये बात मेरे सारे ऑनरेबल कलीग्स को पता है, लेकिन मुझ जैसे आदमी को भी समझ आ गई है कि PIA जिसका इस साल 80 अरब का खसारा है, अगर ये इस हाल में पड़ी रही 20-30 में 259 अरब का खसारा होगा। अफोर्ड करता पाकिस्तान? नहीं करता। तो फिर क्या करना पड़ेगा? जो किया है साउथ अफ्रीकन एयरलाइन ने, जो एयर इंडिया ने किया, 450 नए जहाजों का ऑर्डर दिया है टाटा ने एयर इंडिया के लिए। रियासत नहीं चला सकती,
ریاست یہ کرے کہ وہ انشور کرے کہ پی آئی اے کا کوئی ملازم بے روزگار نہ ہو, کسی کو نکالا نہ جائے. ایک پی آئی اے کی ہولڈنگ کمپنی بنے گی, اس میں لائبلٹیز 742 ارب روپے کا قرضہ ہے, وہ جائے گا, پراپرٹیز جائیں گی, ساری جو اسٹرینگتھ ہے اس میں جائے گی. یہ پی آئی اے کلیئر ہوگی, بالکل کلین ہوگی. پھر آپ کو اس کے کچھ شیئرز کو آف لوڈ کرنا ہے. اس میں کئی ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ چاہیے. آپ کے 27-28 جہاز آپریشنل ہیں اور آپ مقابلہ نہیں کر سکتے گلف کی طاقتور ایئر لائنز کا, بالکل نہیں کر سکتے. اور اگر آپ نے پی آئی اے کو ریسٹرکچر نہیں کیا, 1-1.5 سال کے اندر شٹ ڈاؤن ہو سکتی ہے. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, یہ میں اسٹیٹمنٹ ذمہ داری سے دے رہا ہوں. ہم اس راستے پہ ڈال کے جائیں گے. آنے والی حکومت جو ہے وہ اس کو مکمل کرے گی. تمام ملازمین کے حقوق جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے, کوئی بے روزگار نہ ہو, کوئی سیاست بازی اس کی اجازت نہ دی جائے, اور اگر کوئی ناراض ہوتا تو اس کو ہونے دیں, مگر پاکستان کے ریاستی اداروں کو بچائیں. ان کو آپ منافع بخش بنا سکتے ہیں بشرطے کہ پرائیویٹ سیکٹر آئے, میرٹ پہ آئے, شفافیت کے ساتھ آئے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے. پی آئی اے کے روٹس قیمتی ہیں, ان روٹس کا استعمال ہی نہیں, ہم جا ہی نہیں رہے. اور جو کل تاریخی کام ہوا ہے, جو لیجسلیشن جناب اسپیکر آپ کی قیادت میں ہوئی ہے, میں آپ کا اور ان تمام معزز ممبران کا جو رات 10:30 بجے تک یہاں بیٹھے رہے شکر گزار ہوں. یہ ایک آخری رکاوٹ تھی پی آئی اے کی فلائٹس کے ریزیوم کرنے میں. 70 ارب کا چونا لگا ہر سال غلام سرور خان صاحب کے احمقانہ اور جاہلانہ بیان کی وجہ سے. تو میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں توقع ہے کہ اگلے 3 مہینے میں یو کے کی فلائٹس ریزیوم ہوں گی. 5 آپ کی ایئر لائنز ہیں, 1 پی آئی اے, 4 پرائیویٹ, اور اس کا کریڈٹ اس ایوان کو جاتا ہے, ہم سب کو جاتا ہے جو اس ایوان کا حصہ ہیں. جناب کو جاتا ہے. شہباز شریف صاحب کی ڈیزائر اور ایفرٹ کے مطابق اور ڈار صاحب کی قیادت میں یقیناً اس کو کہنا چاہتا ہوں, میرے بڑے بھائی ہیں, وہ اپنی جگہ پروفیشنل بات کر رہا ہوں, بے پناہ مدد کیا ڈار صاحب نے اور اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ہماری. ہم یہ پل صراط قبول کر گئے ہیں, اور جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت اچھی خبر ہے کہ 3 ماہ میں ایٹ لیسٹ یو کے کی اللہ نے چاہا تو فلائٹس ریزیوم ہوں گی, اور اس کے بعد پھر یورپین یونین اور امریکہ کی فلائٹس ریزیوم ہوں گی. تو سر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, فاضل ممبر کو اور اس ایوان کو, کوئی شخص انشاءاللہ بے روزگار نہیں ہوگا. لیکن ہم اپنے ایئرپورٹس کو بہترین ایئرپورٹ بنائیں گے. دیکھیں میں لاہور کے ایئرپورٹ